वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर से। मैंने स्टार्ट ही 10th क्लास से किया है। इसके बाद आपके रिस्पांस के हिसाब से जिस क्लास के लिए आप बोलेंगे उसी क्लास की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्ट तो मैथ से कर रहे हैं, मैथ के अलावा मैं फिज़िक्स भी पढ़ा दूँगा आपको, लेकिन उसके अलावा अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपका प्यार बना रहा, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे-अच्छे टीचर जो जो टे उन चैप्टर में या उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में एक अच्छे मास्टर्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से आके उस चैप्टर के बारे में करवाएँगे कि उस चैप्टर को क कैसे करना है या उसमें जो भी वो करवाएँगे। फिलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं 10th के मैथ से। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले देखिए रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय अ सिंबल और ऑल द नेचुरल नंबर डेसिमल एंड फ्रैक्शन कम अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे पास यूनियन होते हैं किसके? रैशनल के एंड इरेशनल नंबर्स के। पहली बात तो ये हो गया कि इनके सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, वो भी हमारे रियल नंबर का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा हमने बोला कि जितने भी हमारे पास डेसिमल, फ्रैक्शंस, मतलब जैसे 3.16 या 3 डिवाइडेड बाई 9, ये या 5 डिवाइडेड बाई 2, ये सारे के सारे ना हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए हो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो आप ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें आप रियल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल, इरैशनल सब के बारे में जानेंगे। वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि इसी चैनल पे वो वीडियो, अदरवाइज़ मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। सबसे पहले किस पे? हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, गुस्ताखी की माफ़ी, कि लेट अस सपोज़ हमारे पास ना एक नंबर लाइन होती है, क्योंकि रियल नंबर जो भी होते हैं ना उनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हमें पता है अगर यहाँ पे कोई बीच वाला पॉइंट 0 है, इसके अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है? अगर हम इसी के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन भी शो कर सकते हैं। जैसे मैं एक फ्रिक्शन में एक लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू होती है 2/2.5। क्या मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ? ये जो 2.5 है ये किस-किस के बीच में आता है? डेफिनेटली एक तो ये 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यानी कि 2.3 के बीच में मैं कहीं यहाँ पे जाके इसको शो कर सकता हूँ कि ये मेरा नंबर क्या है? 2.5 है। ये नंबर नंबर लाइन पे शो हो गया। ऐसे 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर, 0 से लेके नेगेटिव तक, इन्फिनिटी तक नेगेटिव नंबर भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है हमें ये, कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, वो जो कंपोजिट नंबर है ना उनको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है? अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके 2 से कम फैक्टर होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास 30 है, ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है? और जो हमारे पास 150 है, दिस इज़ आल्सो अ कंपोजिट नंबर। अब अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो इसको मैं कैसे प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ? सबसे पहले 2 के टेबल में क्या ये 30 आता है? जी बिल्कुल 15 टाइम पे आता है। 15 है जो ये 3 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल 5 टाइम पे आता है। जो ये 5 है, ये हमारे पास 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। ठीक है? अगर मैं 150 की बात करता हूँ तो ये 2 के टेबल में कब आता है? 75 टाइम। ठीक है? अब जो ये 75 है ये 3 के टेबल में कब आएगा? 5 टाइम पे, सॉरी 25 टाइम पे। और जो ये हमारा पास 5 है, ये 25 है, ये 5 के टेबल में आएगा हमारे पास 5 टाइम पे। और इसी तरीके से जो ये 5 है, ये 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। आप मेरी बात समझे हो? हमने नंबर अभी क्या लिखे थे? एक नंबर हमने लिखा था 30, एक नंबर हमने लिखा था 150। तो 30 को जब मैंने इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसके फैक्टर क्या आए? अच्छा, ये जो लास्ट वाला 1 है ना, इसको कभी भूलना नहीं होता है। 1 इंटू 2, आई एम सॉरी,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से जो 158 के इसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ गए आप सारे। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। यानी कि ये दोनों के ये जो सारे के सारे नंबर हैं ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये वाला जो 30 था ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से जो ये 50 है ये हमारे पास क्या क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप बोलोगे कि हमें कैसे पता ये कंपोजिट है, भाई देख लो ना 30 के हमारे पास 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक भी इसका फैक्टर, तो 5 फैक्टर इनके हो चुके हैं ना, 2 से तो ज़्यादा ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। और जो ये इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास, सारे के सारे जो ये फैक्टर आए हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उस पे आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन सा कंपोजिट है कौन सा प्राइम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCF एंड LCM के बारे में। देखो अभी तक इसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, जो हमने ऊपर किया वो अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन ही की थी। एक 30 था, दूसरा हमारे पास क्या था, 150 था। जो 30 था इसके हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। वाइल एज 150 के क्या क्या आए थे हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मुझे एलसीएम लेना है दोनों नंबरों का, तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये 30 है, ठीक है, 30 में 1 आ रहा है, 150 में भी 1 टाइम आ रहा है, तो 1 को तो आप फिलहाल इग्नोर ही कर दो क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी हमारे पास। इसके अलावा 2 ऊपर भी एक बार आ रहा है, नीचे भी एक बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर भी 3 एक टाइम पे, नीचे भी एक टाइम पे है, एक 3 आप यहाँ पे लिख दो। ऊपर आपके पास 5 एक टाइम है, नीचे आपके पास 5 2 टाइम है। जहाँ पे ज़्यादा टाइम आएगा ना एलसीएम में हम हमेशा उसी को कंसीडर करते हैं, 5 इंटू 5। ये सारी की सारी जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 150। यानी कि एलसीएम 130 का और 150 का क्या हो गया हमारे पास 150 हो गया। क्लियर, समझ आ गया आपको ये मेरी बात, ओके। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। जब हमें बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखोगे ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, ऊपर भी 3 आ रहा है, नीचे भी 3 आ रहा है, ऊपर भी 5 आ रहा है, नीचे भी 5 आ रहा है। नीचे 5 भले ही 2 टाइम है लेकिन जो कम टाइम पे होता है ना हमें वो वाला लेना होता है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है। कैलकुलेट करने पे हमें पता चला कि 5 3 जा 15 2 जा 20 30, 30 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास HCF LCM जो 30 और 150 का था ये 150 ही होगा, और जो HCF 30 और 150 का था ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर, ये आप इसको इत्फाकन समझ लो, ये मतलब बाई डिफ़ॉल्ट ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं और नंबर भी हमारे पास एक्चुअली में वही है, लेकिन हर केस में आपके पास ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी। ये कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे ये वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट भी हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप क्या क्या होगा HCF और LCM के बीच में, तो पहली बात आप ये समझ लो कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A एंड B। मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा उसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा सेकंड नंबर के, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, उसी नंबर के LCM और HCF के बराबर आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या आफत आ गई, ये आफत ये आ गई है कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास 30 था, सेकंड नंबर हमारे पास 150 था, इन दोनों का LCM जो आया था वो 150 आया था, HCF जो हमारे पास 30 आया था। आप देखोगे दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, 15 3000 होता है हमारे पास 45, ये इन दोनों की जो वैल्यू है 4500 आएगी। क्लियर, इसके बाद इसमें आप एक चीज़ और समझ लो कि अगर हमें 3 वैल्यूज़ गिवन और चौथी वैल्यू हमें निकालनी हो, हम कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके। लेट अस सपोज मेरे को फर्स्ट नंबर दे रखा है विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे को क्या दे रखा है 150, LCM इन नंबरों का मुझे दे रखा है 150। मुझसे ये चीज़ कही गई है कि आप HCF फाइंड करके बताओ,
ठीक है, ये वाला आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है, यहीं से हमारा HCF निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट नंबर हमारे पास 30 था, सेकंड नंबर हमारे पास 150 था, एलसीएम हमने 150 निकाल लिया जो क्वेश्चन में भी हमें गिवन है, HCF हमको क्या करना है, निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 30 इंटू 150, ये जो 150 इज इक्वल टू के इस साइड है ना, इस वाले 150 को हम क्या करेंगे, जब दूसरी साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 150, ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके HCF के बराबर आ जाएगा। 150 से 150 का काट लो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 30 बचा, तो जो HCF इस नंबर का आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि हमने अभी पीछे सॉल्व भी किया था इसे, तब भी हमारे पास वैल्यू 30 आई थी, अब की बार भी वैल्यू 30 ही आ रही है। तो यानी कि इस रिलेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 अननोन होंगे, 3 नोन होंगे, 1 अननोन होगा, उस 1 अननोन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो HCF हो, चाहे LCM हो, चाहे फर्स्ट नंबर हो, चाहे सेकंड नंबर हो, हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ आ गई। अब हमें क्या करना है कि लेट P बी द प्राइम नंबर इफ P डिवाइडेड A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का जो मतलब होगा उसको मैं अभी आपको एक क्वेश्चंस के जरिए समझाने जा रहा हूँ, शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे उसको। देखो, लेट अस सपोज हमारे पास ना, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि रूट जो 2 है वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो रूट 2 है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले ना इसके साथ थोड़ी सी एक गेम खेलना चाहते हैं। वो क्या होगी कि रूट 2 को हम रैशनल अज्यूम करके वो कार्रवाई शुरू कर लेंगे। अगर रूट 2 हमारे पास रैशनल नंबर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली, अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर इररेशनल ही होगा, है ना। जैसे आप सुनते होंगे ना, वो एक रैप आया था एक लेडी रैपर का कि मैं नहीं तो कौन बे, वही बात है, अगर रूट 2 रैशनल नहीं होगा तो फिर कौन होगा, इररेशनल ही होगा। चलिए इसको कोशिश करते हैं प्रूव करवाने की। तो प्रूव में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रूफ में आपको ये लिखना है कि लेट अस अज्यूम, हम क्या अज्यूम करने जा रहे हैं, दैट लेट अस अज्यूम द कंट्रेरी। दैट रूट 2 इज रैशनल। ठीक है गाइस, आपको मेरे इसके साथ हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा ही अब ये ठीक नहीं हो सकता है। अगर रूट 2 हमारे पास रैशनल है तो डेफिनेटली जो रूट 2 होगा वो कैसे लिखा होगा, a बाई बी की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो p बाई क्या हो गया, a बाई बी की फॉर्म में होते हैं। वाइल एज a एंड b हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, समझ आ गई आपको ये मेरी बात। अब अगर रूट a बाई बी हमारे पास क्या आ गया, हमने को प्राइम नंबर मान लिए, तो हम क्या करेंगे, मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ। ये जो b यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे लाके मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। तो रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू a मेरे पास आ जाएगा, और यहीं पे मैं क्या करवा दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, समझ आ गई। दोनों साइड जब मैं स्क्वायर करवाऊंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर कैसे आया हमारा, एक बार यहाँ पे देख लो कि जो हमारे पास रूट 2b का होल स्क्वायर हमने माना था, उसको जब मैंने सॉल्व करना चाहा तो इसका मतलब यही हुआ ना, रूट 2 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2b स्क्वायर। क्लियर, समझ आई आपको मेरी ये बात। उसी तरीके से मैंने उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया कि रूट 2b स्क्वायर ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। समझ आ गई आपको मेरी बात। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर है जो वो क्या है, डिविजिबल है, किसका भाई, 2 का। अगर a स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब हो गया कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a का स्क्वायर,
अगर डिविजिबल है 2 का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए भी तो डिविजिबल हो जाएगा ना 2 का। जैसे लेट अस सपोज मैं ए को क्या मान लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ए में मान लेता हूँ 4। मैंने क्या कहा कि जो ये ए है ये डिविजिबल है 2 का। अब ए मैंने 4 माना था यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर अगर मानूंगा तो यानी कि 4 का स्क्वायर करूंगा विच इज इक्वल टू 16। तो ये जो ए है ये इसका कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2 है ये ए के स्क्वायर को भी तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। भले ही वैल्यू अलग लगा रही है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड तो कर रहा है ना हमारा। समझ आई आपको ये मेरी बात? ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चाल खेलने वाले हैं। वो चाल हमारे पास क्या हो जाएगी कि ए को हम क्या मान लेंगे 2c के बराबर। अब ये c हमारे पास क्या है भाई, c हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये वाला जो ऊपर वाला हमारा आया था ना, ये वाला, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास 2c आ गई है, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a यानी कि 2c का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4c का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम पे, तो फाइनल वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया आपको ये बात? यानी कि मेरे पास b का स्क्वायर क्या आ गया है, 2c का स्क्वायर। समझ आ गई? अब ऐसा भी तो है कि जो b स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल है किसका भाई, 2 का। अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल है 2 का, तो मतलब जो हमारे पास b होगा आल्सो डिविजिबल होगा 2 का। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी उसी के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी कंक्लूजन आ गई क्या, सेकंड। इस वाले कंक्लूजन को मैं क्या लिख दूंगा, सेकंड कंक्लूजन। क्लियर, समझ आ गया आपको ये बात? अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि अभी हमने देखा कि जो ये पहले वाली टर्म थी, ये जो पहले वाली टर्म थी जहाँ पे हमने ये पहले कंक्लूजन में लिखा था कि ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 का, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 का, यानी कि बी भी डिविजिबल है 2 का। तो यानी कि ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया है हमारे पास। वो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे लिए, 2 है। समझ आ गया आपको मेरी बात? अब आप चले जाओ पहले जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, इस पे हमने क्या लिखा है कि ए और बी है जो हमारे पास, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि ए के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इधर हमारे पास ए और बी का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अजम्पशन ली थी ना वो हमने थोड़ी गलत ले ली थी। समझ गए आप मेरी बात? तो हम यहाँ पे एक लास्ट पे लाइन लिख देते हैं कि सो द contradiction is arisen because of our wrong assumption। ये जो अभी वार्तालाप हो रही है ना हमारे बीच में, हमारे और रूट 2 के बीच में, और ये इन दोनों जो कंक्लूजन के, जो हमने पहले कंक्लूजन ली थी कि ए भी हमारे पास को प्राइम नंबर है, ये जो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है ये कहाँ से हुआ है कि जो हमने अजम्पशन ले ली थी ना पहले, वही गलत ले ली थी। अगर वो गलत ले ली थी तो उसके हिसाब से तो रूट 2 को हमने रैशनल मान लिया था, लेकिन ये हमारी कंट्राडिक्शन कह रही है कि नहीं भाई, ये जो हमारी स्टेट्समेंट कंक्लूजन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, रूट 2 रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो उसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया था। ए बाई बी की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब था कि उसका एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब जो रूट 2 है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। यही चीज थी जो हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, आपको ये बात मेरी समझ आ गई? तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा साथ इतना ही था। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको आगे आप समझदार ही हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर अच्छी लग गई है तो देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है आपने। वैसे मेरी जो भावना है वो तो आप समझ गए हैं कि एक यूट्यूबर की क्या ही भावना हो सकती है। तो इसके साथ आज का हमारा साथ इतना ही था। शबा खैर।
अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, जैसे भी है मुझे भी याद रखना। ओके, गुड नाइट।